पूर्णिमा है आज और आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा कहलाती है। कल चातुर्मास की स्थापना हुई, 14 थी आषाढ़ शुद्धि, आज पूर्णिमा है और कल वीर शासन जयंती दिवस है। इन तीनों दिनों का अपना महत्व है। जैसे मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय का पूर्ण योगदान रहता है। जो जीवन से धरती भर जाती है, वर्षा योग होता है, एक प्रकार से आर्द्रता चारों तरफ फैल जाती है, योग की साधना भी प्रारंभ हो जाती है। एक स्थान पर रुकना मात्र उद्देश्य नहीं, किंतु इस अवधि का उपयोग योग की साधना के लिए है। उपयोग शुद्ध हो तो योग की भी शुद्धि अवश्य होती है। उपयोग की शुद्धि के लिए एक प्रकार से अकेला होना होता है। दो के साथ उपयोग अपने आप ही चंचल हो जाता है। खाली जगह पर बंद कमरे में दीपक रखा जाता है, उसकी नोक ऊपर की ओर तथा परिणामात इधर उधर की हवा लगने से उसकी नोक रहती तो है, किंतु प्रकाश स्पष्ट नहीं उपलब्ध होता है। स्पष्ट प्रकाश यदि मिलना है तो उपयोग अवश्य ही स्थिर हो जाता है, जिसके माध्यम से जो 3 प्रकार की योग प्रवृत्ति है वह शुद्ध एकाग्र होने से निरोग हो जाता है और अनंत काल के लिए उसे उपयोग की प्राप्ति हो जाती है। यह स्वभाव है आत्मा का उपयोग। योग उसमें अपना सहयोग दे देता है, उसका नाम ध्यान है। आप ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। अभी कुछ प्रतिभाएं अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से भावाभिव्यक्ति कर रही थी। वो प्रशिक्षित तो थी, किंतु उनके हाथ में जो माइक दी गई थी वह प्रशिक्षित नहीं थी। और माइक को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, प्रतिभा को तो कथनचित प्रशिक्षित किया जा सकता है। जो प्रतिभास्थली में उसकी शिक्षा वो पा रही है। पराश्रित हो करके हम शिक्षा को पा लें, ये बहुत कठिन होता है। कारीश अग्नि एक अग्नि का नाम है, जो एक प्रकार से अध्ययन करने में उसका सहयोग मिलता है रात के वक्त। इसको निमित्त कर्ता के रूप में सर्वासिद्धिकार ने स्वीकार किया है। प्रतिभा को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए अनेक प्रकार साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किंतु बाधक कारणाभावात् साधक कारण सद्भावात् से कार्यस्य प्रादुर्भाव है। कार्य का प्रादुर्भाव होना तब संभव है केवल साधक कारण ही नहीं, बाधक कारण का अभाव हो। बाधक कारण के अभाव होने के उपरांत निश्चित रूप से हमारा साधक कारण कितना भी क्षोभम कमज़ोर क्यों न हो, बलजोर होने की ओर अग्रसर हो जाता है। प्रतिभा है, उसका उपयोग करना है, तो अकेला हो जाए, उसको छोड़ दो तो बहुत जल्दी वह अपना चिंतन प्रारंभ करता है।
जब तक आप उसके लिए ज़्यादा सुविधा देते रहेंगे वह दुविधा में ही चला जाता है, उसको सुविधा नहीं मिल पाती। शिक्षण पद्धति को प्राचीन काल की जो थी उसको देखने से ऐसा लगता है कि हम सुविधाजनक जो कोई स्थान विशेष है उसी को समझते हैं यह विद्यालय है। आज विद्यालय गायब हो गया, स्कूल की इतनी ख्याति हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति कि विद्यालय का वर्णन करता स्कूल के नाम से। इसलिए कह रहा हूँ, स्कूल कब इस विद्यालय का नाम पड़ा है तो ये इंग्लिश की देन है। पहले शिक्षा विद्यालयों के माध्यम से प्राप्त होती थी और घर को भी हम विद्यालय की संज्ञा दे सकते हैं। जो माता पिता उसके एक शिक्षक हुआ करते आदि के, उनके कारण भी हम आज की शिक्षा में जो कमियां आई हैं वो कारण माना जा सकता और मानना ही चाहिए। अभिभावक यदि यहाँ से प्रारंभ कर दें तो विद्यालय ठिकाने पर अपने आप ही आ जाएंगे। परिसर बना करके करना ये कृत्रिम है। भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार वृक्षों के नीचे भी वह संपन्न हुआ करते थे। आज धीरे धीरे उस ओर आने का प्रयास किया जा रहा है। प्राकृतिक वातावरण होना अनिवार्य है तो संस्कृति अपने आप ही पनप जाती है। संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रकृति का आश्रय लेना अनिवार्य है, जो यहाँ पर देखने को उपलब्ध होता है। बहुत बड़े भवन बना करके ही हम विद्या का संपादन करना चाहें तो वह संभव नहीं और सर्वत्र भी संभव नहीं। विशेष खर्च करके जो आज विद्यालयों के निर्माण कर रहे हैं वह भी एक प्रकार से आधुनिकता है, प्राचीन काल की स्थिति नहीं है। आप वनस्थली में जाकर के सुन सकते हैं, दे सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तीनों कार्य वहाँ पर हो रहे हैं और वहाँ पर एक कन्याशाला है जो कि बरसों से अपने काम कर रही है। बरसों से वहाँ पर केवल कन्याओं के लिए ही प्रवेश है। हाँ, शिक्षक शिक्षिका दोनों सम्मिश्रित होकर के इसका संपादन कर रहे हैं। उसमें भी शिक्षकों की संख्या संभव है कम है, शिक्षिकाओं की संख्या पूर्ण है। हमें यह देखना आवश्यक है कि विद्यालय में क्या स्वरूप होना चाहिए। मुख्य तो वह लड़का या लड़की, बच्चे दोनों एक प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। रुग्ण यदि है तो बहुत कुछ वहाँ पर व्यत्यय हो सकता है। उसके लिए भोजन, पानी, आवास इत्यादि के जो प्राकृतिक होते हैं उनका ही उपयोग हो तो सबसे उत्तम है। जब समूह शरण में यह भी एक विद्यालय है जहाँ पर सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने प्रवेश किया था महावीर भगवान के विद्यालय में। महाविद्यालय भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है, माध्यमिक भी है। हम लोगों को पहले उसमें प्रवेश नहीं मिलता, मिल भी जाता प्रवचन सुनने को नहीं मिला। संभव है मध्याह्न में समय मिल जाए तो उस समूह शरण का क्या थोड़ा सा वर्णन आपके सामने रख सकूं। अभी तो वर्तमान में किसी एक छात्रा ने कहा था कि आज बाल दिवस को याद कर रहे हैं। क्यों बाल दिवस को क्यों याद कर रहे हैं? तो आज तो गुरु का दिवस है, इसलिए। पहले गुरु होता है क्या बालक होता है, ये भी एक प्रश्न बहुत अनूठा है। हाँ, यह अवश्य है कि बाल दिवस एक प्रकार से कोरी स्लेट की भांति होती है। स्लेट का नाम दूसरा मैं अभी तक नहीं याद कर पा रहा हूँ, किंतु कर्नाटक भाषा में उसको पाटी बोलते थे।
आज भी वह यहाँ पर पाटी बोलते हैं, हाँ पट्टी, स्लेट पट्टी, अच्छा इसको पट्टी बोलते हैं और इसको बढ़ती बोलते हैं, बढ़ता बढ़ता। तो यह एक प्रकार से बाल दिवस का रूप है, जो पट्टी साफ सुथरी हो। आज अनेक प्रकार के पट्टी पढ़ाई जाती है, तो अब उसको ठीक करना बहुत कठिन है। 4 शिक्षक का चाहिए, तब कहीं जा कर के वह स्लेट या पट्टी साफ हो पाती है। यानी उसके दिमाग में अनेक प्रकार की बातें घुस गई हों, घुसा दी गई हों, तो उसको आज पढ़ाना कतई आप सोचिए नहीं, असंभव है। किंतु आप उनको बिगाड़ करके यदि छात्राओं को दे करके जाओ, महाराज आशीर्वाद दे दो, ताकि यह जल्दी जल्दी पढ़ा लिखा हो जाए। देखो ध्यान रखो, पढ़ा लिखा होना एक प्रकार से जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। यह मैं हाय को प्राय करके सुनाता हूँ, प्रसंग में और सुनाऊंगा, मना भी कर दोगे तो भी सुनाऊंगा। इसलिए बताओ, सुनाओ? हाँ, तो बच्चों की यह तो याद आ रही है आवाज़, किंतु बड़ों की आ रही है, सभी की है। अच्छी बात है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। सुना? ये समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि पढ़े लिखे इसको नहीं समझ पाएंगे। पढ़े लिखे का अर्थ समझदार नहीं होते, किंतु हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो है, ये है, ये सारे पढ़े लिखे होने से इनको हम समझदार की कोटि में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वह शिक्षा के लिए, और शिक्षा जिसे उपलब्ध हो जाती है वह कभी भी बेरोजगार रह ही नहीं सकता। वह अनेकों व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। उसका नाम समझदार मैं मानता हूँ। इसलिए एक विशेष रूप से लेख के चिंतन के माध्यम से लिखा गया है, जो आपके सामने रखा। एक आध बार और सुनाऊं ताकि मुखाग्र हो जाए, और कुछ नहीं। मुखाग्र करने के लिए अंतर्मुखी होना भी अनिवार्य है। इसको मुखाग्र मात्र करने से मतलब नहीं होता। कंठस्थ विद्या काम में आ सकती, लेकिन हृदयस्थ जब तक नहीं होती तब तक वह जीवन का उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं। समझदार वही होता जो मझदार को भी पार कर जाता है, और जो पढ़ा लिखा हो करके यदि वह अनाश्रित होता है अथवा एक प्रकार से रोजगार के लिए बार बार सरकार को बाध्य करता रहता है, वह व्यक्ति समझदार की कोटि में नहीं आ सकता। क्योंकि यदि आ जाता तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश ने ये क्यों घोषणा कर दी? ये बहुत अच्छी बात है। आज 70 वर्ष की यात्रा में भारत ने इस शिक्षा के अभियान को पूर्ण किया। पूरा का पूरा तो नहीं हो, लेकिन 95% से भी ज़्यादा साक्षर भारत आज बन चुका। ये बहुत अच्छी बात है। ताली नहीं बजाओ अभी बीच में। ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ न्यायाधीश का। उन्होंने आगे और कहा, परंतु लगा करके हमने भारत को साक्षर तो बनाया, किंतु का अर्थ होता है ये बनाया लेकिन मतलब नहीं किसी का, क्योंकि समझदार नहीं बनाए। किंतु हमने
एक भी नागरिक को नहीं बनाया। क्या समझे? इन विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से और इनको बनाने वालों से, और उसमें अभिभावक भी शामिल हैं, उनसे हमें क्या वो प्रयोजन सिद्ध होता है? नागरिक यदि नहीं बना सके तो आप पढ़े लिखे तो कहला सकते हो, किंतु समझदार नहीं कह सकते आपको। इसलिए आप समझदार की लाइन में यदि आकर के बैठना चाहते हो पंक्ति लगा करके, तो आज से संकल्प ले लो कि उपयोगी शिक्षा का ही हम एकमात्र आदर करेंगे, तो भारत का विकास होने वाला, नहीं तो नहीं। शिक्षा जीवन को उन्नत बनाने के लिए हुआ करता है और किसी के लिए नहीं। ज़्यादा न कह करके इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का अर्थ गुरु का एक प्रकार से अत्यंत आवश्यक स्थान था, उसकी पूर्ति आज हुई है। वह कौन गुरु है और कौन परम गुरु है, हम मध्याह्न में देखें। अभी तो इतना कहना चाहता हूँ, पर प्रवेश के लिए गुरु जो होता है एक प्रकार से जीवन, अपना जीवन को परम गुरु के जीवन में अथवा चरणों में समर्पित करता है। तो वह जीना तो चाहूँ, ये एक बहुत अच्छा ये भाव रखने वाला हायकू है। जीना तो चाहूँ, जीना चढ़ने हेतु, यूं ही जीना क्या। हमें यूं ही जी कर जीना पसंद नहीं आना चाहिए। जीना यदि चढ़ रहे हो, चढ़ने का इरादा रखते हो, संकल्प करते हो और किसी माध्यम से देख करके भी जीना चढ़े तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। किसी की भी नकल कर लो, लेकिन जीने चिढ़ना सीखो। बाकी जीना जीना, इसमें यूं ही जीना क्या करना अपने को। अनंत काल यूं जी रहे हैं, जीना चढ़ नहीं पाए। जीना और जीना ये बहुत अंतर है। एक तो सामान्य रूप से जीना है, खा पी करके रह रहे हैं, ये पशुओं में भी देखने को मिलता है। लेकिन पशुओं की उन्नति फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। ऐसा जिसके पास एक भी सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत नहीं रही, तो जीवन क्या है? वो कुछ भी जीना नहीं है। शिक्षा के माध्यम से हमें चलना भी सिखाया जाता है और चढ़ना भी सिखाया जाता है। तो चलना और चढ़ना, इन दोनों के लिए शिक्षा को अपने जीवन में गढ़ना आवश्यक होता है, अन्यथा उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। अहिंसा परमो धर्म की।